नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, साइको के कंप्लीट सीरीज के अंतर्गत आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विकास के सामान्य सिद्धांत। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने बाल मनोविज्ञान क्या है, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र और उसके महत्व क्या हैं, और साथ ही साथ विकास और अभिवृद्धि क्या है, विकास और अभिवृद्धि में अंतर क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो चलते हैं सीधे कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि विकास के सामान्य सिद्धांत हैं कौन। यहाँ से आपके डीएलएड, टेट, सीटेट, सुपर टेट यानी प्रत्येक शिक्षक भर्ती परीक्षा या शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षा में यहाँ से एक या दो प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो चलते हैं, विकास की बात करते हैं। तो जैसा विकास की बात किया तो विकास को कहा क्या गया कि जो अनेक वृद्धि प्रक्रियाएं हैं, अनेक वृद्धि प्रक्रियाएं, इन प्रक्रियाओं का क्या है, इन प्रक्रियाओं का संगठन है। और यह संगठन कैसा है, यह संगठन श्रृंखलाबद्ध और साथ में एकीकृत, ये परिवर्तन के रूप में हम लोगों ने देखा। और हरलॉक महोदय ने विकास की परिभाषा में बताया था कि अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं, वरन प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, और इसके परिणाम स्वरूप अर्थात विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं और नवीन विशेषताएं प्रकट होती हैं। तो यहाँ इन चीज़ों के लिए जब हम एक सिद्धांत के क्रम में बात करते हैं तो इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत आपके दिए हुए हैं, जिसमें से हम पहला सिद्धांत की बात करते हैं, निरंतरता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता नाम से ही क्लियर है कि वह कंटिन्यूअस चलेगा, निरंतर चलेगा। अर्थात इस सिद्धांत के अंतर्गत हम ये कहेंगे कि विकास की प्रक्रिया निरंतर अर्थात अविराम गति से चलती रहती है। इसमें कि जो विकास की प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत विकास की प्रक्रिया निरंतर के साथ साथ यहां आपको शब्द मिलता है अविराम गति से। अविराम गति से क्या होती है, अविराम गति से चलती रहती है। ये इस सिद्धांत का प्रमुख है, यानी यह कभी भी बंद नहीं होती। विकास की प्रक्रिया क्या होती है, यह विकास की प्रक्रिया आपकी निरंतर चलती रहती है, और साथ ही साथ निरंतर के साथ साथ अविराम गति से कभी भी यह विराम नहीं लेती, अर्थात कभी भी यह बंद नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो निरंतर अविराम की बात कही गई है कि वह कभी मंद तो कभी तीव्र हो जाती है, कभी मंद तो कभी तीव्र हो जाती है। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हम बाल विकास के अंतर्गत 3 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। एक हम बात करते हैं किसकी, शैशवावस्था। दूसरी अवस्था हमारी कौन सी है, दूसरी अवस्था बाल्यावस्था, और तीसरी अवस्था किशोरावस्था। बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो बाल्यावस्था में देखा जाए तो शैशवावस्था और किशोरावस्था की अपेक्षा यहाँ पर गति मंद होती है। तो यहाँ इसकी जो स्थिति दिखाई देती है वो ये स्थिति दिखाई देती है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं, इसको इस तरह से डायग्राम में हम लेके चलें कि ये शैशवावस्था है और ये बाल्यावस्था के समय ये स्थिति इसकी बनती है। यानी यहाँ पर विकास की गति कैसी होगी, यहाँ पर इसकी गति तीव्र होगी
बाल्यावस्था में गति मंद होती है या मंथर होती है, धीमी होती है, और यहां पर पुनः इसकी गति तीव्र होती है। तो मंद या मंथर होने की वजह से वहां पर एक पठार जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और वह उसकी मंथरता को या उसके धीमेपन को प्रदर्शित करती है। तो ये तो था हमारा पहला सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो यहां एक चीज और निरंतरता के सिद्धांत में कि विकास यानी कि प्रक्रिया की जब हम बात करेंगे तो वह कभी कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता। इसमें निरंतरता में ये कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया में क्या होता है, कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता। कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता, आकस्मिक नहीं होता। यानी उसका लक्षण कहीं उस निरंतरता के क्रम में ही दिखाई देगा, कभी भी कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। ये तो था हमारा पहला सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। फिर हम बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, विकास का जो दूसरा सिद्धांत, निरंतरता के बाद दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा है, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करता है, वैयक्तिक विभेद की बात करता है। तो विकास के अंतर्गत इस सिद्धांत का परिप्रेक्ष्य यह है, या इस सिद्धांत में जो बताया गया कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति और दिशा भिन्न भिन्न होती है। यहां कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में, यहां पर जो भिन्न व्यक्ति हैं उनमें जो विकास है, विकास की गति और विकास की दिशा, ये दोनों भी क्या होती हैं, ये दोनों भी भिन्न होती हैं। यानी अलग अलग व्यक्तियों में हम विकास की गति और विकास की दिशा एक समान नहीं पाते, हर एक में कुछ न कुछ भिन्न होगा। दूसरी चीज, आयु के समान होने पर भी, यदि मान लीजिए आयु समान है, आयु के समान होने पर भी क्या होगा, यदि दो व्यक्ति हैं और वो आयु उनकी समान है, फिर भी बालक प्रायः एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। और ये क्या होते हैं, वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं और वो भिन्नता हम विभिन्न रूपों में देख सकते हैं। जैसे हम बच्चे की शारीरिक भिन्नता देखते हैं, यानी उनके शारीरिक विकास के संबंध में, उनकी मानसिक भिन्नता, दोनों बच्चों के आयु वर्ग समान होने के बाद भी उनमें क्या होती है, मानसिक भिन्नता, उनकी सामाजिक विकास से संबंधित भिन्नता, उनकी सांवेगिक, यानी जो भी हमारे विकास के विभिन्न पक्ष हैं उन सब में वो क्या होती है, भिन्नता। अब यहां हम समान आयु की ही बात ना करें, बल्कि हम यहां तक कह सकते हैं कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बालक, ट्विंस जो होते हैं, इनमें भी आप देखेंगे कि उनके शारीरिक, यहां तक कि शारीरिक में आपको लगभग जैसा एक मिलेगा, किंतु आगे चलकर उनमें भी भिन्नता परिलक्षित होती है। और प्रत्येक व्यक्ति वृद्धि और विकास की दृष्टि से अनोखा होता है। यह लाइन भी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो भी बालक है, प्रत्येक व्यक्ति किसके हिसाब से, वृद्धि और विकास की दृष्टि से, प्रत्येक व्यक्ति वृद्धि और विकास की दृष्टि से, वृद्धि और विकास की दृष्टि से क्या होता है, वृद्धि और विकास की दृष्टि से अनोखा होता है।
यानी यूनिक, एवरी चाइल्ड इज यूनिक चाइल्ड, हर बच्चा विशिष्ट होगा, अनोखा होगा। तो ये हमारे वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को बताता है। उसके बाद हम बात करते हैं विकास के तीसरे सिद्धांत की। तो विकास का तीसरा सिद्धांत हम बात करते हैं किसकी? परिमार्जितता का सिद्धांत। परिमार्जितता का सिद्धांत। तो परिमार्जितता का आशय क्या है कि हम बालकों के व्यवहार में परिमार्जन कर सकते हैं। अब वह कैसे? यानी विकास की गति और दिशा में परिमार्जन संभव होता है। जो विकास की गति है और दिशा है, हम दिशा को भी परिवर्तित कर सकते हैं, परिमार्जित कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, और उसकी गति को भी हम अपग्रेड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो वही चीज यहां पर पहला बिंदु कि विकास की गति और दिशा में, किसमें? विकास की गति एवं दिशा में क्या है? इसमें परिमार्जन संभव है। परिमार्जन संभव होता है। जैसे अब यहां हम बात करें कि कोई बच्चा है, अब उसकी वृद्धि या विकास के परिप्रेक्ष्य में तो हम उसका और केयर करें और उसके कारणों को हम निदान कर लें, यानी कारणों का पता कर लें, उसे डायग्नोस कर लें और उसका उपचार कर दें, तो वह बच्चे की वृद्धि की गति क्या होगी? बढ़ जाएगी और उसके विकास का क्रम भी परिवर्तित हो जाएगा या संतुलित रूप में आ जाएगा। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि उचित प्रयास के द्वारा, भाई हम उचित प्रयास करके उसके द्वारा विकास की गति को वांछित दिशा की ओर और तीव्र गति से उन्मुख कर सकते हैं। यदि हम क्या करें? उचित प्रयास। तो उचित प्रयास के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? विकास की गति, जैसा अभी हमने बताया कि उसमें विकास की गति या वृद्धि की गति में समस्या है, तो विकास की गति को हम क्या कर सकते हैं? को वांछित दिशा में, यानी उसकी दिशा परिवर्तित हो रही है, सही नहीं जा रहा है, तो हम उसकी गति को वांछित दिशा में हम परिवर्तित कर सकते हैं। वांछित दिशा में हम, और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं? और तीव्र गति से, वांछित दिशा में साथ ही तीव्र गति, दोनों चीजें, वांछित दिशा में भी हमने कहा और तीव्र गति से हम क्या कर सकते हैं? उसे उन्मुख कर सकते हैं। वहीं परिमार्जितता की जब हम बात करते हैं तो यह चीज हम करते कैसे हैं? जो हम आप शिक्षण प्रक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? हम आप शिक्षण, जो टीचिंग की बात करते हैं, तो इस शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग प्रोसेस, शिक्षण, ये जो हमारा शिक्षण प्रक्रिया है, इस शिक्षण प्रक्रिया द्वारा हम बालक के विकास को वांछित दिशा में तथा तीव्र गति से आगे बढ़ाते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? बालक के विकास की गति, जो बालक के विकास की गति है और उसका दिशा है, इन दोनों को हम क्या करते हैं? वांछित गति और दिशा दोनों हम प्रदान करते हैं। किसके द्वारा? शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा। तो ये तो था हमारा परिमार्जितता का सिद्धांत। अगर सामान्य रूप में एक लाइन में हम कहें तो हम अपने उचित प्रयास के द्वारा, उचित माध्यम से वृद्धि और विकास की गति और दिशा को परिमार्जित कर सकते हैं। फिर अगला सिद्धांत, चौथे सिद्धांत पर हम लोग आते हैं।
तो चौथा सिद्धांत जो आपका है विकास की दिशा का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत विकास की दिशा का सिद्धांत। तो अब यहां पर विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। जो विकास प्रक्रिया पूर्व निश्चित, विकास की प्रक्रिया क्या है? विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। एक बिंदु। और विकास की दिशा पूर्व निश्चित है क्या? अब यहां पर यह प्रश्न आता है। तो विकास की दिशा क्या है? विकास की दिशा सिर से पैर की ओर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिर से पैर की ओर। विकास की दिशा क्या है? सिर से पैर की ओर होती है। इसीलिए इसके लिए दो शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द आपका आता है मस्तकेधोमुखी या सिरपुच्छीय। मस्तकेधोमुखी या सिरपुच्छीय, ये दो नाम भी मिलता है। और विकास और दूसरी तरफ नियंत्रण। हम विकास की बात करते हैं कि विकास और नियंत्रण दोनों चीजें, विकास एवं नियंत्रण, यानी शरीर पर जो वो नियंत्रण सीख करता है बालक, विकास और नियंत्रण दोनों इसी क्रम में होते हैं। इसी क्रम में विकास की दिशा की बात करें और नियंत्रण की भी बात करें। नियंत्रण भी पहले बच्चा सर पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर गर्दन पे, फिर धड़ पर और फिर नीचे के अंगों की ओर। तो बालक का नियंत्रण भी इसी क्रम में ही होता है। तो अब जब हम क्रम की बात करें, यहां पर एक प्रश्न और, ये जो दो शब्द आया, एक मस्तकेधोमुखी और दूसरी तरफ ये जो नियंत्रण और क्रम की बात करता है, तो हम इसके विकास के क्रम की बात करते हैं। इसी के अंतर्गत तो जो विकास का क्रम, विकास के क्रम की बात करेंगे तो एक तरफ तो आपका क्या आया, मस्तकेधोमुखी, जो मस्तक से अधो यानी नीचे की ओर, मस्तकेधोमुखी एक शब्द आपका मिला। और दूसरा आपका आएगा सामीप्यता क्रम। दूसरा शब्द सामीप्यता क्रम। तो मस्तकेधोमुखी के अंतर्गत अभी जैसे हमने बताया, सिरपुच्छी, सिर से पैर की ओर, अर्थात विकास लंबवत रूप में सिर से पैर की ओर होता है। ऊर्ध्वाधर नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, लंबवत होता है। तो इसमें कि विकास कैसा होता है, विकास लंबवत, विकास लंबवत होता है। और यह लंबवत कैसा है, सिर से पैर की ओर। विकास कैसा है, लंबवत है, और कैसा, सिर से पैर की ओर। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं कि बालक पहले सिर और हाथ पर नियंत्रण करता है। बालक जो है सबसे पहले सिर, फिर हाथ पर क्या करता है, पर नियंत्रण करता है। सबसे पहले वो सिर और हाथ पर नियंत्रण करता है, या नियंत्रण करना सीखता है, करता है, या यूं कह दें कि उस पर वह नियंत्रण करना सीखता है। और फिर उसके बाद वह धड़ और पैर पर नियंत्रण करना सीखता है। फिर
तत्पश्चात, यानी इस पर नियंत्रण के पश्चात वह कहाँ करेगा, वह धड़ और पैर पर नियंत्रण करेगा। अब वहीं सामीप्यता की जब हम बात करते हैं, ये तो मस्तके धोमुखी यानी विकास का क्रम की जब हमने बात किया, तो विकास में दो चीजें, एक तो विकास है और दूसरा आपका क्या है, नियंत्रण है। तो अब सामीप्यता का क्रम क्या कहता है, यानी सामीप्यता की प्रवृत्ति पाई जाती है। सामीप्यता का क्रम का मतलब क्या है, सामीप्यता की प्रवृत्ति। अब इसके अंतर्गत मुख्य चीजें क्या आती हैं कि विकास का क्रम पहले केंद्र फिर बाहर की ओर। तो इसमें हम कहें कि विकास का क्रम केंद्र फिर बाहर की ओर, केंद्र फिर बाहर की ओर, अर्थात पहले वह केंद्र पर नियंत्रण करता है और केंद्र से बाहर की ओर वह जाता है, केंद्र फिर से बाहर की ओर, या यूं कह दें कि केंद्र से बाहर की ओर इसका नियंत्रण का क्रम चलता है। ये क्या होता है, इसका विकास का क्रम पहले केंद्र में होगा फिर उसके बाद बाहर की ओर। और पहले वह रीढ़, अगर बच्चे के विकास की बात करें तो पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। पहले क्या होगा, पहले रीढ़ की हड्डी का विकास, सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और फिर उसके बाद भुजाओं का, फिर हाथ का, उंगलियों का और तत्पश्चात संयुक्त विकास। इसका क्रम रीढ़ की हड्डी, फिर रीढ़ की हड्डी के विकास के पश्चात क्या होता है, उसके बाद उसकी भुजाओं, रीढ़ की हड्डी का विकास हुआ, फिर किसका हुआ, भुजाओं का, और भुजाओं के बाद फिर हाथ की अंगुलियों का। इसके बाद किसका विकास होता है, हाथ की अंगुलियों का, और तत्पश्चात फिर क्या होता है, पूरा संयुक्त विकास, यानी सब मिलकर विकास की प्रक्रिया को दिखाएंगे। तो ये तो था हमारा विकास की दिशा या क्रम की बात हमने किया। तो अब इसी से, यानी पहले तो ये विकास की दिशा, किस दिशा में ये विकास चल रहा है, हमने इसको देखा। क्रम की बात हमने जरूर किया, लेकिन यह क्रम के सिद्धांत की बात नहीं। क्रम को हम इसी में थोड़ा सा और एक सिद्धांत के रूप में देखते हैं कि विकास क्रम की जब हम बात करते हैं तो अगला सिद्धांत हम लेते हैं कि विकास क्रम का सिद्धांत। विकास, अगला सिद्धांत है हमारा विकास क्रम का सिद्धांत, या इसे आप पुस्तकों में पाएंगे क्रमिकता का सिद्धांत, या किताबों में आप क्या पाएंगे, क्रमिकता का सिद्धांत। तो विकास क्रम की जब हम बात करते हैं तो क्रम के रूप में हम ये कह सकते हैं कि विकास एक व्यवस्थित और निश्चित क्रम से होता है। कैसे, विकास एक व्यवस्थित और निश्चित क्रम से होता है, निश्चित क्रम से होता है। पहली चीज, भाषा संबंधी और गामक विकास का अपना एक निश्चित, यह सिद्धांत विशेषकर किससे संबंधित है, भाषा संबंधी और गामक क्रिया, भाषा संबंधी और गामक क्रिया से संबंधित यह नियम आपका लागू होता है। यानी भाषा एक निश्चित क्रम में आगे चलेगी, गामक क्रिया अपना एक निश्चित क्रम लेके चलेगी। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं,
ऐसा तो है नहीं कि बच्चा जन्म के समय ही बोलना शुरू करेगा। पहले वह एक विशेष प्रकार की आवाज को निकालेगा, यानी पहले तो सिर्फ और सिर्फ रुदन होता है। अगर यहां हम एग्जाम्पल लें कि ये भाषा संबंधी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बच्चे में सिर्फ रुदन क्रिया, यानी सिर्फ रोना होता है। फिर अगर आप देखिए तो तीसरे माह वह एक विशेष प्रकार की आवाज, तीसरे माह में वह विशेष प्रकार की आवाज निकालने की कोशिश करता है, यह विशेष आवाज निकालता है। और छठे माह यदि देखें तो बच्चा खिलखिलाकर हंसना शुरू कर देता है, खिलखिला कर हंसना। और आप सातवें माह में देखेंगे तो बच्चा पा बा का आदि स्वर निकालना शुरू कर देता है। वहां पर पा बा का मा इस तरह के सरल ध्वनियों को वो निकालना प्रारंभ करता है। उसी तरह गामक क्रिया की यदि हम बात करें तो बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले वो पलटना सीखता है, फिर खिसकना सीखता है। एक स्थिति आती है कि कुछ वह चतुष्पद यानी जानवर की तरह, जिसे हम आप कहते हैं बेके बेके चलना, वो उससे चलना शुरू करता है। फिर सहारे से पकड़कर वह सहारे के सहारे चलता है, हमारी आपकी उंगलियां पकड़ के चलता है, और एक दिन हमारी आपकी तरह दौड़, यानी उसका भी अपना एक निश्चित क्रम है। तो क्रम का सिद्धांत या क्रमिकता का सिद्धांत विशेषकर किससे संबंधित है, भाषा संबंधी और गामक क्रिया संबंधी। फिर अगला सिद्धांत की बात हम करते हैं, वो हमारा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान, ये एक चीज जान लीजिए कि यह सिद्धांत विशेषकर प्रजाति के गुणों से, रेसेस के गुणों से प्रभावित होता है, या समान प्रजाति के प्रतिमानों में समान प्रतिमान या समान गुण पाए जाते हैं। हम इसको इस तरह से भी कहते हैं कि जब हम समान प्रतिमान की बात करते हैं कि समान प्रजाति के प्रतिमानों में समानता पाई जाएगी। समान प्रजाति के प्रतिमानों में क्या होगी, उसमें समानता पाई जाती है। बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, मानव का बच्चा मानव, घुंघराले बाल वाले हैं तो वहाँ के बच्चे का घुंघराला। अब नीग्रो प्रजाति का है, वह भारत में आके उसकी डिलीवरी होती है, जन्म लेता है, तो ऐसा नहीं कि भारतीय गुण, बल्कि वह अपनी प्रजाति के प्रतिमान को ही परिलक्षित करेगा। चपटी नाक का है तो चपटी नाक का होगा। भारत का रहने वाला है, वो ब्रिटेन में या फॉरेन में कहीं जन्म लेता है तो उसमें सारे प्रतिमान भारतीय यानी उसके अपने प्रजाति के गुण परिलक्षित होंगे। और प्रत्येक प्रजाति अपनी प्रजाति के अनुक्रम विकास के प्रतिमान का अनुसरण, जैसा मैंने अभी बताया कि जिस प्रजाति का है उसी का अनुक्रम वहां पर दिखाई देगा। और हरलॉक महोदय के अनुसार, हरलॉक ने तो यहां तक कह दिया कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का ही अनुसरण करती है। जैसा हमने कहा कि बिल्ली का बच्चा बिल्ली के रूप में ही आएगा, वही प्रतिमान परिलक्षित करेगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ते का गाय का, शेर का शेर का, मानव का मानव का।
मानव में भी जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनके अपने जो प्रजातीय प्रतिमान हैं उन्हीं का अनुसरण करेगा। तो ये समान प्रतिमान का सिद्धांत है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले विकास के अगले सिद्धांत के क्रम में हम चलते हैं। तो जो अगला सिद्धांत है अगला सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं या अनुक्रियाओं, दोनों शब्द आपको मिलेगा। विशिष्ट प्रतिक्रियाओं या अनुक्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं या अनुक्रियाओं का सिद्धांत। तो सामान्य प्रतिक्रिया से वह विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर बढ़ता है। यहां सामान्य से विशिष्ट, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि विकास का कैसे होगा, यह सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेगा। तो विकास के सभी पक्षों में पहले सामान्य प्रतिक्रिया बच्चा करेगा। सामान्य से विशिष्ट, तो किसी भी पक्ष में ये प्रक्रिया जो सामान्य से विशिष्ट की होती है वह विकास के सभी पक्षों में, ऐसा नहीं किसी एक पक्ष में, वह सभी, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सांवेगिक हो या कोई और पक्ष, तो सभी पक्षों की बात करता है कि वह सामान्य प्रतिक्रिया को करता है और फिर वह विशिष्ट प्रतिक्रिया को करता है। जैसे नवजात शिशु की बात हम करते हैं कि नवजात शिशु है, तो नवजात शिशु पहले अपने पूरे शरीर का संचालन करेगा। नवजात शिशु क्या है, यह अपने पूरे शरीर को, तो पूरे शरीर का क्या करता है, पूरे शरीर का संचालन करता है। नवजात शिशु पूरे शरीर को संचालित करेगा और वही नवजात शिशु बाद में चलकर विशेष अंग का, तो बाद में वही नवजात शिशु बाद में क्या करता है, किसी विशेष अंग का संचालन करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम दें कि प्रारंभ में कोई एक बच्ची का नाम या बच्चे का नाम ले लें कि रमेश, सुरेश, सीता, गीता, कि प्रारंभ में दोनों हाथों से रोटी उठाती थी और तोड़ के तब खाती थी, और आज वह कुछ उंगलियों के प्रयोग से, यानी एक हाथ और उंगलियों के एक हाथ में भी उंगलियों के प्रयोग से अब रोटी तोड़कर वो दाल से खाती है। तो यहाँ पहले दोनों हाथ से पकड़ना वो उसकी सामान्य प्रतिक्रिया थी, सामान्य अनुक्रिया थी, और आगे चलकर वह क्या हुई, वह विशिष्ट रूप आया जो अंग विशेष के संचालन पर जोर देता है। तो हरलॉक ने इसे कहा कि विकास की सब अवस्थाओं में, चाहे जो अवस्था हो, चाहे शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था, तो विकास की सभी अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रिया विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य होती है। क्या कहा हरलॉक कि सभी अवस्थाओं में, विकास की सभी अवस्थाओं में, किसी एक नहीं बल्कि सभी अवस्थाओं में विशिष्ट बनने से पूर्व, विशिष्ट बनने से पूर्व क्या होती है, सामान्य प्रतिक्रिया। विशिष्ट बनने से पूर्व बालक कैसी प्रतिक्रिया करता है, बालक सामान्य प्रतिक्रिया को परिलक्षित करता है। तो ये तो था हमारा सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। अब हम अगले सिद्धांत पर चलते हैं, समन्वय या एकीकरण का सिद्धांत। हमारा अगला सिद्धांत है
समन्वय या एकीकरण का सिद्धांत। समन्वय या एकीकरण का सिद्धांत। समन्वय या एकीकरण की जब हम बात करते हैं, नाम से ही क्लियर है, एकीकरण यानी एकीकृत करेंगे, समन्वित करेंगे, सम्मिलित करेंगे सबको एक साथ, यानी विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर संबंध एवं समन्वय होता है। जो भी हमारे विभिन्न भाग, जो भी विभिन्न, अब उसे हम भाग कहें या अंग कहें, तो विभिन्न अंगों या भागों, हम दोनों की बात कर रहे हैं, विभिन्न अंगों या भागों के विकास में, इसके विकास में क्या होता है? परस्पर समन्वय या एकीकरण होता है। परस्पर समन्वय या एकीकरण होता है। और जब हम इसकी बात करते हैं, जब तक शरीर के विभिन्न अंग और उसके बीच अंगों के मध्य समन्वय समाहित नहीं होता, तब तक उचित विकास नहीं होगा। हमारे जो भी अंग हैं, जो भी पक्ष हैं, हमने पक्ष और भाग, अंग और भाग दोनों लिखा, अंग के साथ साथ हमारे भाग यानी विकास के पक्षों की भी बात, सामाजिक है, शारीरिक है, मानसिक है, सांवेगिक है, सबको जब तक एक साथ यानी समन्वित करके, एकीकृत करके नहीं होगा, विकास उचित नहीं होगा। दूसरी चीज, विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गलतियों को सरल और सहज बनाती है। जो विभिन्न अंगों का एकीकरण, इसको इस तरह से कि विभिन्न अंगों का एकीकरण, विभिन्न अंगों का एकीकरण, जो उसकी गलती होती है उस गलती के प्रति, यानी जो गलती हो या समस्याएं, गलती के स्थान पे समस्याओं को भी हम कह सकते हैं कि उसको क्या करती है? वह सरल व सहज बनाती है। सरल व सहज कौन बनाएगा? जो विभिन्न अंगों के एकीकरण। ये एकीकरण क्या करता है? यह एकीकरण गलती को सरल और सहज बनाता है। और अगला सिद्धांत की बात करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो वंशानुक्रम और वातावरण की जब हम बात करते हैं, तो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा विकास की दिशा और गति का नियंत्रण होता है। यानी इन दोनों के द्वारा जो अंतःक्रिया होती है, इसी अंतःक्रिया के द्वारा जो विकास है, इसकी गति और दिशा दोनों पर क्या होता है? दोनों पर नियंत्रण होता है। पहली चीज अंतःक्रिया क्यों? क्योंकि यह विकास की गति और दिशा को नियंत्रित करती है। फिर अगली बिंदु इस पे कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निर्धारित करता है। जो वंशानुक्रम है वह क्या करता है? वह उन सीमाओं को निर्धारित करता है, यानी उन सीमाओं को का निर्धारण करेगा, को निर्धारित करता है, जिससे आगे बालक का विकास संभव नहीं होता। यानी यह एक लिमिट करता है कि उसके आगे जो विकास है वह संभव नहीं होता।
और वहीं जब हम वातावरण की बात करते हैं कि वातावरण उन सीमाओं के बीच संभावनाओं, यानी ये जो उसकी सीमा का निर्धारण है, तो वातावरण उन सीमाओं के बीच, उन सीमाओं के बीच, यानी जो हमारी लिमिट्स हैं उसी लिमिट के अंदर वह क्या करता है, उन सीमाओं के मध्य, उनके बीच संभावनाओं और विकास के अवसर को निर्धारित करता है। इनके बीच क्या करता है, वह संभावनाओं और विकास के अवसर, और क्या करता है, वह विकास के अवसर निर्धारित करता है। तो ये था हमारा वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का, और अंतिम सिद्धांत की बात हम करने चल रहे हैं, वर्तुलाकार या चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। विकास के सामान्य सिद्धांत में अंतिम सिद्धांत की चर्चा वर्तुलाकार या चक्राकार सिद्धांत। वर्तुलाकार या चक्राकार सिद्धांत, या इसी को वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत या चक्राकार प्रगति का सिद्धांत भी कहते हैं। तो विकास की बात जब हम करते हैं तो वास्तव में देखा जाए तो विकास की गति क्या होती है, स्थिर दर से ना होकर वह कैसी होती है, वह चक्राकार ढंग से होती है। अर्थात वह ना तो लंबवत है न रेखीय है। इसकी गति क्या होगी, जब हम विकास की बात करेंगे तो विकास न तो लंबवत है और न ही क्या है, रेखीय है, वरन यह क्या है, वरन यह वर्तुलाकार या चक्राकार है, वर्तुलाकार या चक्राकार है। विकास की गति न तो रेखीय है और न लंबवत है, बल्कि इसकी गति क्या है, वर्तुलाकार या चक्राकार। तो विकास की प्रक्रिया लगभग विराम की स्थिति में, जब हम कभी कभी ऐसी स्थिति देखते हैं कि विकास की पूर्व अर्जित स्थिति का समायोजन, जो पूर्व की स्थिति है उसको समायोजित करने के लिए उस क्षेत्र की विकास प्रक्रिया लगभग विराम की स्थिति में आ जाती है। आती नहीं है, लगभग जैसी स्थिति, विराम जैसी स्थिति की बात हम कर रहे हैं, विराम जैसी स्थिति में आ जाता है और कुछ समय पश्चात उस क्षेत्र में विकास की गति पुनः बढ़ जाती है। तो अब हम जब विकास की गति की बात करें, हम विकास की गति की बात करें तो इसकी गति को हम तीन रूपों में करते हैं। किसमें, कि विकास की गति तीव्र, विकास की गति मंद और फिर विकास की गति तीव्र। यह स्थिति किसे दिखाती है, यह शैशवावस्था को। मंद स्थिति किसे दिखाती है, यह बाल्यावस्था को दिखाती है। और पुनः तीव्र की स्थिति किसे दिखाती है, यह किशोरावस्था। तो यहां जैसे हमने दिखाया ऊपर कि विकास की गति तीव्र होगी शैशवावस्था में तो सीधी रेखा, और यहां पठार जैसी स्थिति होगी बाल्यावस्था की, तो यहां मंद है, यहां तीव्र है और यहां क्या है, तीव्र है। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो यह मंथरता का कारण, यहां पर गति क्या है, यहां पर इसकी गति मंथर है या धीमी है। तो इस मंथरता या धीमापन का जो कारण है, वह कारण क्या है, उसके पीछे दो कारण हैं कि जो यहां तीव्र गति से, यहां पर गति क्या है, ये तीव्र है, यहां पे गति क्या है, ये तीव्र है, और ये मंथर या धीमा है। तो मंथरता का कारण जो ये तीव्र गति से हुआ, इसके लिए यहां पर दो उप प्रक्रियाएं चलती हैं, एक संचय की बात करता है और एक परिपाक की बात करता है।
तो दोस्तों ये आज का था हमारा खंड विकास के सामान्य सिद्धांत का। तो विकास के खंड में हम लोगों ने विकास क्या है, वृद्धि क्या है, विकास वृद्धि में अंतर क्या है और विकास के सामान्य सिद्धांत क्या है। अब अगले खंड में हम लोग बात करेंगे विकास की अवस्थाएं और उसमें भी पहली अवस्था शैशवावस्था के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कल मिलते हैं, तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।